गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कृतिका से एक पाठ पढ़ेंगे। कमलेश्वर जी की लिखी हुई रचना है जॉर्ज पंचम की नाक। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। लेखक जो हैं कमलेश्वर, ये जो कहानी का जो नया दौर चला उसके प्रमुख रचनाकार हैं। उनका जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए के पश्चात पत्रकारिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण उन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे, ये सब कहानी संग्रह हैं। वही बात, एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। अधूरी आवाज़, चारुलता, ये नाटक है। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में सामान्य जनजीवन की पीड़ाओं, समस्याओं का चित्रण किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। तो ये था लेखक का परिचय। अब जो पाठ है इसमें जॉर्ज पंचम की नाक, इसमें नाक की बात की गई है। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है कि सफल पत्रकार की सार्थकता करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। इसमें एक तरह से व्यंग्य ही है कि अंग्रेजी हुकूमत जब ख़त्म हो गई तब भी कैसे हम उनके प्रति उनसे इतने प्रभावित थे कि उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसमें जॉर्ज पंचम के मूर्ति की बात है जिसकी नाक टूट गई थी, मूर्ति की नाक टूट गई थी। अब रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो वो टूटी हुई नाक देखेंगी तो उनको बुरा लगेगा। नाक तो इज्जत का प्रतीक है, अब नाक ही कट गई। तो इसके लिए यहाँ के लोग बेचैन हो गए और किसी भी तरह से उसमें नाक लगाने का प्रयास चल पड़ा। इसके तहत देश के किसी जीवित व्यक्ति की भी नाक लगाने को वो तैयार हो गए जो उसमें फिट बैठता हो। तो इसमें व्यंग्य के माध्यम से यह भी कहा गया है कि भारतीय लोगों की नाकें और बड़ी हैं तो वो उसमें फिट नहीं हो रहा था, मतलब हमारा आत्मसम्मान और बड़ा है इसलिए वो उसमें फिट नहीं हो रहा था। पत्रकारों पर भी व्यंग्य किया गया है कि वो लोग इस मुद्दे को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। उसकी बुराई नहीं कर रहे थे बल्कि उसके पक्ष में कि नहीं ये होना चाहिए। रानी के आप भगत में, रानी की चापलूसी में लगे हुए थे, उनकी खूब तारीफ़ें हो रही थी, उनके पोशाक के चर्चे हो रहे थे, तो ये सब बातें हो रही थी। लेकिन महत्व जॉर्ज पंचम के मूर्ति की नाक को ज़्यादा दिया जा रहा था, हमारे यहाँ के जीवित लोगों के नाक से भी ज़्यादा। तो इसका एक बार सार हम लोग देखते हैं कि क्या है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। वह रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी अपनी पति के साथ, तो यहाँ के अखबार लगे हुए थे उनकी तारीफ में। इंग्लैंड में ये चर्चा हो रहा है उनके बारे में, रानी ऐसी हैं, रानी वैसी हैं, ठीक है। वहाँ जो अखबारों में चीज़ें छपती थी उसकी कतरन है, उसके कटिंग यहाँ के अखबारों में उसका फ़ोटो चिपकाया जाता था और
उनसे जुड़े जितने भी लोग थे उनके बारे में समाचार आते थे। आज भी होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं तो पूरा उनका इतिहास, उनके साथ जो आएंगे उनका इतिहास, सबका वर्णन यहाँ के न्यूज़ चैनल करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें आज भी चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ी हैं। क्योंकि आज तो न्यूज़ चैनल्स हैं टीवी पर, जिनको 24 घंटे बोलना है, तो वो तो और बढ़ा चढ़ा कर अलग अलग तरह का रिसर्च करके आते हैं। तो इससे राजधानी में तहलका मचा हुआ था। एक बात और इसमें कही गई कि उनका सेक्रेटरी और जासूस पहले ही आने वाले थे। होता यह है कि किसी भी देश के जब सर्वोच्च व्यक्ति आते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, खास करके इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के जो विकसित देश हैं, तो उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक अपनी व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अगर यहाँ आएंगे तो उनका पूरा जो ताम झाम होगा, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले लोग होंगे वो वहीं के होंगे। यहाँ के लोग सिर्फ बाहर से सपोर्ट करेंगे, वो सब पहले ही आ जाते हैं। उसके लिए कई सारे होटल बुक कर लिए जाते हैं, उस एरिया को सुरक्षित कर दिया जाता है। उनकी गाड़ी भी साथ में आती है वहाँ से, यूएस के प्रेसिडेंट की। तो उसके लिए सारे उनके जो CIA वाले लोग हैं वो आते हैं और सब कुछ खुद से देखते हैं कि यहाँ सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। और जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी होते हैं उनको अंदर घुसने भी नहीं देते हैं, उनको बाहर ही रखते हैं कि आप लोग बाहर से सपोर्ट दीजिए। बाकी सारा कुछ वो लोग संभालते हैं, गाड़ियाँ तक उनकी होती है जो वो हवाई जहाज़ में लाद के लाते हैं यहाँ। तो उसी तरह की बात इसमें भी कि उनके जासूस, मतलब वो आकर के यहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, यहाँ रानी को कोई खतरा तो नहीं है। ये चीज़ें देखने के लिए पहले ही आने वाले थे। तो इस पर पूरी जो सरगर्मियाँ थी वो बढ़ी हुई थी। अब जो समस्या उसमें क्या थी, अब उसमें था कि भाई रानी, जिनका बावर्ची भी जान हथेली पर रख के लड़ा, तो वो रानी कैसी होंगी। उनके कपड़ों की बातें हो रही थी कि वो कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगी, उसको किसने बनाया है, ये सब बातें हो रही थी। तो इसमें जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली होगी तो हुआ कि भाई इनकी नाक उड़ा दी जाए। इन्होंने बहुत परेशान किया हम लोगों को, तो इस पर बहुत बहस चली। हुआ कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये अपमान होगा। इसके लिए वहाँ पहरेदार वगैरह लगा दिए, इसके लिए आंदोलन चले, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। तो तमाम पहरेदारों के लगाने के बावजूद एक दिन वो नाक गायब हो गई। तो ये एक समस्या थी। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कहने का अर्थ यह कि कोई अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है, उसके देश का कोई सम्मानित व्यक्ति है जिसकी मूर्ति है, उसमें नाक ही नहीं है, तो इसमें तो हमारी भी नाक नहीं रहे। नाक मतलब इज्जत। तो अगर उसकी नाक नहीं है तो ये तो हमारा भी अपमान होगा कि ये कैसा देश है जो एक नाक नहीं बचा सका, एक मूर्ति की सुरक्षित नहीं रख सका, तो हमारी भी तो इज्जत चली जाएगी। इसी अर्थ में यहाँ कहा गया कि हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया था उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ नहीं है। यहाँ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा है कि मूर्तिकार को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि ठीक है मैं कर तो दूंगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि ये लाट कब बनी थी, ये मूर्ति कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो मैं वहाँ से ऐसा ही पत्थर ला करके नाक बना के लगा दूंगा। तो इसकी मुझे जानकारी चाहिए। अब जानकारी उस विभाग से पूछी गई तो जो क्लर्क था वहाँ उसने कहा कि फाइलों में तो कुछ है ही नहीं।
तो फाइलों में कुछ नहीं होने का मतलब है कि उसमें उस लाट के बनने में भी घोटाला हुआ होगा, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसलिए वो फाइल से गायब था ताकि बाद में कोई पकड़ नहीं सके। तो ये भ्रष्टाचार पर भी एक निशाना है। तब एक विशेष कमेटी का गठन हुआ। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर एक नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। तब मूर्तिकार ने भी एक उपाय बताया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, जहां ऐसा पत्थर मिलेगा वहां से खोज के लाऊंगा। अब देखिए कैसे चीज़ों को, कैसे भ्रष्टाचार को, क्या क्लास ले रहे हैं बता दीजिए, तो कैसे उसमें कैसे भ्रष्टाचार पनप सकता था। अब वो हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर एक छोटी सी नाक के लिए पत्थर ढूंढने जाएगा तो उसमें खर्च होगा, उसमें जो विभाग हैं वो खर्च ज़्यादा दिखाएंगे, कुछ होगा कुछ वो खाएंगे, इस तरह की के लिए ये एक व्यवस्था बनाई गई। तो मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास क्या क्या थे। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, मतलब हम तो सब कुछ विदेशी हो ही चुके हैं, फिर ये पत्थर हमारे यहाँ क्यों नहीं है। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है, जो इंग्लैंड का डांस है, नृत्य है, वो जब यहाँ हो जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबारों तक न पहुँचे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। जो यहाँ जो महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई थी उसके बारे में मूर्तिकार कहता है कि हमारे देश में जो अपने नेताओं की मूर्तियाँ हैं, अगर बात अखबार तक ना पहुँचे, अखबार वाले जानेंगे तो हल्ला मचाएंगे, जनता जानेगी तो विरोध करेगी, तो हम चुपचाप उस जिसका भी नाक फिट बैठे वो लाके लगा सकते हैं। मतलब वो एक अंग्रेज के एक लॉर्ड की, या जो उनका पद था, जॉर्ज पंचम जो ये थे वो लॉर्ड ही थे, मतलब वायसराय कह लीजिए उसको, तो उसके चलते अपने महापुरुषों के नाक की कुर्बानी देने को तैयार था। ये उस मूर्तिकार और उस सरकारी अधिकारियों की सोच देखिए कि उनकी सोच कैसी थी। वो उस पर अपने महापुरुषों की नाक कुर्बान करने को तैयार हो गए। ये एक व्यंग्य है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा। इन सभी मूर्तियों को देखा कि किसी का लग जाए, किंतु वे सब उससे बड़ी थी, सबकी नाकें बड़ी थी उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति से। मूर्तियाँ भी बड़ी थी। कहने का मतलब कि हमारे जो महापुरुष थे वो उनसे ऊंचे थे। यहाँ लेखक यह समझाना चाह रहे हैं। क्या क्लास ले रहे हैं, ख़त्म करके आ रहे हैं, बोलिए ना, जाइए ना, आ रहे हैं 10-15 मिनट में। किंतु वे सब उससे बड़ी थी। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी। जब वो मूर्तियां बड़ी निकली तो उन्होंने जो बच्चों की मूर्तियां थी उसकी नाक भी देखी कि चलो बड़ों का नाक नहीं फिट बैठा तो हमारे बच्चों का नाक ही उसके बराबर हो जाए। किंतु वो भी उससे बड़ी थी। मतलब हमारे यहाँ जो बच्चों ने जो क्रांति किया था, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने मूर्ति लगी हुई है, जो बच्चे शहीद हुए थे, कॉलेज के बच्चे, उनकी नाक भी उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ के लोग उनसे ऊंचे थे। अब आगे क्या है कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार आया। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज विचार व्यक्त किया।
हैरत अंगेज का मतलब होता है जिस गजब का विचार, आश्चर्यचकित कर देने वाला, कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। उसने एक उपाय बताया कि 40 करोड़ जनसंख्या है भारत की, किसी एक की नाक काट के इसमें लगा दी जाए, अपनी इज्जत बच जाएगी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। मूर्तिकार को यह जिम्मा दे दिया गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही थी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। अब वो मूर्तिकार ने किसी की नाक काट के उसमें लगा दी, लेकिन अखबारों में सिर्फ ये छपा कि मसला हल हो गया है, जो समस्या थी वो सुलझ गया है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाए, मतलब उसमें इन्फेक्शन होकर वो सड़ने ना लगे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने के दिन नज़दीक आता जा रहा था और आखिरकार एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। जब सब कुछ साफ सफाई हो गया तो उसको नाक लगा दी गई। अब समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही इसमें? अगले दिन अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का कोई चित्र भी नहीं छपा था। तो इस पर हम लोग फिर कल बात करेंगे। आप लोग तब तक एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसको फिर से एक बार इस पर बात करेंगे, प्रश्नों के हिसाब से भी बात करेंगे और फिर एक दिन शब्दार्थ की बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। फिर मैं दोबारा इसको समझा दूंगा तो आप ठीक से समझ पाएंगे। अभी तक मैंने जो आपको बताया है उसको दिमाग में रखते हुए एक बार पढ़िए, फिर बात करेंगे आगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।